पायल अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे। एक रोज जब पायल अपने भैया भाभी के साथ नाश्ता कर रही थी तब उसके भाई करण ने कहा, अब पायल की उम्र शादी के लायक हो गई है, जल्दी से इसकी शादी कर देते हैं। अपने भाई की बात सुनकर अचानक पायल का चेहरा उतर गया। उसने कहा, भैया आप जब देखो तब मेरी शादी की बात किया करते हो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। ममता, इस उम्र में हर लड़की शादी की बात सुनते ही खुश हो जाती है, लेकिन पायल तो जब देखो तब शादी की बात सुनते ही नाराज हो जाती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है करण, मेरी ननद भी शादी के नाम पर खुश होती होगी, लेकिन वो अपने भाई के सामने थोड़ी ना अपनी खुशी जाहिर करेगी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। करण ने उस दिन के बाद पायल के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद लड़के वाले पायल को देखने आए। बेटा तू जब से आया है होने वाली बहू को ही देखे जा रहा है, मुझे पता है वो तुझे पसंद आ गई है। करण बेटा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, मुझसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। हाँ पायल, हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। बताओ तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं? नहीं, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली गई। इधर लड़के का दिल टूट गया। खैर ममता, पायल से बोल देना जब उसको लड़का पसंद होगा हम तभी उसकी शादी करेंगे। मेरी इकलौती बहन है, उसके लिए तो मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगा। एक रोज करण अपने ऑफिस में पायल के बारे में ही सोच रहा था। यार रोहन, तू टेंशन ना ले, कोई ना कोई लड़का तेरी बहन को पसंद आ ही जाएगा। यार मैं इतने अच्छे अच्छे लड़के देख चुका हूँ, लेकिन वो हर किसी को मना कर देती है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ गया। करण, तुम हमारी कंपनी के बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय हो। मेरा बेटा भी शादी के लायक हो चुका है और मेरे बाद ये कंपनी उसे ही संभालनी है। अगर तुम चाहो तो अपनी बहन की शादी मेरे बेटे के साथ कर सकते हो। मेरे बेटे को तो तुम्हारी बहन बहुत पसंद है। ये सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कहा, सर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कैसी बातें कर रहे हो करण? तुम्हारे माँ बाप नहीं थे फिर भी तुमने अपनी मेहनत के दम पर पढ़ लिख कर इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। तुम गलत रास्ते पर नहीं गए। तुमसे अच्छा रिश्ता मुझे मिल ही नहीं सकता। उस दिन करण खुशी खुशी घर आया और खाना पीना खाने के बाद उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी ननद के तो भाग्य खुल जाएंगे। ममता, मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करूं, और इससे अच्छा रिश्ता तो कहीं मिल ही नहीं सकता। आने वाले समय में मेरी बहन मेरी मालकिन बन जाएगी, कितना अच्छा लगेगा मुझे। खैर अगले दिन करण का मालिक अपने बेटे को लेकर पायल को देखने आया। डैडी, मुझे पायल तो पहले से ही पसंद है, बाकी आप लोग बातें कर लीजिए। पायल, तुम्हें कुछ कहना है? भैया भाभी माफ करना, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये सुनकर उसके भैया भाभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण आग बबूला हो गया। पायल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इससे अच्छा रिश्ता मैं कहाँ से लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए? अरे करण बेटा, अपनी बहन पर गुस्सा मत करो, उसकी भी जिंदगी है, वो अपने डिसीजंस ले सकती है। भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ कि तुम्हारी बहन ने खुलकर अपनी बात कह दी। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। चलो बेटा। करण का बॉस अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। पायल अपने कमरे में चली गई। उसके बाद करण ने ममता से कहा, ममता तुम एक बार अकेले में पायल से खुलकर पूछ लो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से राजकुमार ढूंढ कर लाऊं उसके लिए। आप परेशान मत होइए, मैं उससे बात करके देखती हूँ। रात में ममता अपनी ननद के कमरे में गई। देखो पायल, अगर तुम किसी से प्यार करती हो, किसी को पसंद करती हो, तो मुझे तुम बता सकती हो। जिसमें तुम्हारी खुशी होगी उसमें ही हमारी भी खुशी होगी। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मेरी जिंदगी में नहीं है। जब मुझे रिश्ता पसंद आ जाएगा मैं खुद ही आप लोगों को बता दूंगी। तो ऐसे ही समय बीत रहा था। पायल हर रिश्ते को मना कर देती थी। एक रोज जब करण काम से घर लौट रहा था तब मोहल्ले वाले उसे ताने देने लगे। इसकी जवान बहन घर पर बैठी है और इसे शर्म तक नहीं आती। अरे बेचारी, उसके भी कुछ अरमान होंगे, और इसका भाई तो इतना बेशरम है कि उसकी शादी तक नहीं कर रहा। बालकनी में खड़ी होकर उसकी बहन पायल ये सब देख रही थी। उसका भाई बेचारा मुंह लटकाकर बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गया। ये सब देखकर पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगले दिन जब उसका भाई काम पर चला गया तब पायल एक डायरी लेकर किसी नदी के किनारे जाकर बैठ गई। हे भगवान, अगर मैंने सबको अपनी सच्चाई बता दी तो इससे मेरे भैया भाभी की समाज में बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। उसकी भाभी ममता उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच चुकी थी। वो दूर से किसी पेड़ के पीछे छुपकर पायल को डायरी लिखते हुए देख रही थी। पायल की आंखों से तो आंसू छलक रहे हैं। कोई न कोई रहस्य तो जरूर है जो ये मुझसे छुपा रही है। लगता है इसने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ अपनी डायरी में ही लिखा है। मुझे इसकी डायरी चुरानी पड़ेगी आज रात। रात में जब सब लोग सो गए तो चुपके से ममता अपनी ननद के कमरे में आई और उसकी डायरी चुरा ली। उसने डायरी पढ़नी शुरू की जिसमें लिखा था, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं एक किन्नर हूँ। इसी वजह से मैं बार बार शादी के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर कोई रिश्ता आया और मैंने मना कर दिया तो मेरे भैया बहुत परेशान हो जाएंगे। मेरी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ इस छोटी सी बात पर समाज मेरे भैया को ताने मारा करता है। तो अगर समाज को ये पता चल गया कि मैं किन्नर हूँ तब तो समाज वाले मेरे भैया भाभी का जीना ही दुश्वार कर देंगे। इससे पहले कि दूसरा रिश्ता आए मैं खुद सबसे दूर चली जाऊंगी। ये सब पढ़कर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन जब करण काम पर चला गया तब ममता ने इस बारे में पायल से बात की। पायल, मुझे पता चल चुका है कि तुम एक किन्नर हो। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है
उसके इतना बोलते ही पायल ने अपनी भाभी को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। भाभी भाभी, आपने मेरी डायरी पढ़ ली है तो आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? रोना बंद करो पायल, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन संडे था। ममता ने वो डायरी करण को पकड़ा दी। करण उसकी डायरी पढ़कर दंग रह गया। वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा। क्या? इसका मतलब मैं एक किन्नर का भाई हूँ, तो इसी वजह से पायल हर बार शादी के लिए मना कर देती थी। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग उसके घर आ गए। पायल भी वहाँ पर पहुँच गई। ओ, तो अब पता चला कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही थी। तेरी बहन एक किन्नर है। एक किन्नर हमारे समाज में नहीं रह सकती। इस लड़की को इस मोहल्ले से भगाना होगा। सही कह रहे हैं आप। मुझे तो लगता है इसकी बीवी भी किन्नर है, तभी तो शादी के इतने सालों बाद भी एक औलाद तक नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? शर्म तो तुमको आनी चाहिए करण। इतने सालों से एक किन्नर हमारे मोहल्ले में रह रही है और तुम लोगों ने हमसे ये बात छुपा कर रखी। इसी वक्त इस लड़की को इस मोहल्ले से हमेशा हमेशा के लिए दफा कर देना होगा। उसके बाद जाकर ये किन्नरों के समाज में रहेगी। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। एक किन्नर को किन्नर समाज में ही रहना चाहिए। नहीं, मैं इस मोहल्ले को और आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। करण, अगर मेरी ननद ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके साथ मैं भी जाऊंगी। ठीक है, तुम भी इसके साथ चली जाओ, लेकिन मैं एक किन्नर को अपने घर में नहीं रख सकता। इसकी वजह से समाज में मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? इतने में सारे मोहल्ले वालों ने पायल को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले आए। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ आपको। ममता ने सारी बात पुलिस को बता दी। अरे किस जमाने में जी रहे हो आप लोग? पढ़े लिखे गवार हो क्या? हैं? संविधान के अनुसार किसी भी धर्म, जाति या समाज का इंसान आजादी से कहीं भी रह सकता है। अगर संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश की तो आप सबको जेल के अंदर डाल दूंगा। और वैसे भी इस लड़की को किन्नर भगवान ने बनाया है, तो सबसे पहले भगवान को अपने घरों से बाहर फेंको। चलो। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो इस समाज की वजह से ही पायल को भगा रहा था, पर अब नहीं। पायल जिंदगी भर हमारे साथ इसी मोहल्ले में रहेगी। माफ करना सर, गलती हो गई। रहे आज के बाद दोबारा ऐसी गलती की ना तो सबको जेल में डाल दूंगा, बता रहा हूँ। इसके बाद पायल और ममता ने मिलकर ब्यूटी पार्लर खोल लिया। सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। गायत्री की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं, जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है, ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी, और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहां अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना, ये आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी, लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं। अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से फुर्सत नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का।
तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा, तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूँ। ये सुनकर गायत्री खुश होती है और वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था, तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती है। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती। खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है, कोई जरूरत नहीं अम्मा ये सब नाटक करने की, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े, और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आइए 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ